नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम की चर्चा आज के एपिसोड में करने वाले हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई। इसी घटनाक्रम की चर्चा करेंगे, जिसके कारण से देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है वो चर्चा में है, और इनसे जुड़े हुए जितने भी अहम बातें हैं वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जैसे देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो सीजेआई है गवई, उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई, और इस घटनाक्रम को हम सभी भारतीयों के लिए अपमानजनक कृत्य बताया गया है। तो इसी मुद्दे की आज हम चर्चा करने वाले हैं। पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगे कि आखिर पूरा घटनाक्रम है क्या, किस संदर्भ में इस तरह के जूता फेंकने की कोशिश की गई, इसके क्या मायने हैं, और इसमें जो अवमानना का मामला है उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस इंडिया है वो पद कितना अहम हो जाता है, और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण अपने संविधान में उल्लेख हैं उन पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा देखें तो बहुत सारे विषय हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। जैसे घटनाक्रम में देखेंगे कि आखिर किन स्थितियों में ये पूरा कृत्य किया गया, और इसके संदर्भ में देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, या अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके जो प्रमुख हैं उन्होंने क्या बातें कही हैं। इसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिल रही है कि जो पूरा ये मामला देखने को मिला, जो कहा जा रहा है कि सनातन का अपमान नहीं चलेगा, इस तरह के एक वकील के मामले के संदर्भ में ये कृत्य किया गया। तो इससे भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या भगवान विष्णु की मूर्ति से जुड़ा हुआ क्या मामला था, जिसके संदर्भ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तरफ से जो प्रतिक्रियाएं दी गई थी, जिसके रिएक्शन में इस तरह का जो कृत्य है वो किया गया। तो इस पूरे मसले पर हम बात करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि वकील के लाइसेंस से जुड़ी हुई जो बातें कही जा रही हैं कि वो भी रद्द किया जाएगा। इस पूरे मसले में सॉलिसिटर जो जनरल है उन्होंने क्या कहा था, उसके संदर्भ में क्या बातें सामने आई थी, और खजुराहो जो मंदिर है, जो वामन मंदिर है, उसका उल्लेख इस पूरे मसले में आ रहा है। तो खजुराहो का जो वामन मंदिर है उसके बारे में भी बेसिक जो जानकारी है वो लेंगे। इसके अलावा खजुराहो के बारे में बेसिक जो जानकारी है उस पर भी हम बात कर लेंगे। कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्योंकि अब ये टॉपिक आपके लिए एक तरह से बर्निंग हो चुका है, ज्वलंत हो चुका है। तो यहां से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। जस्टिस बीआर जो गवई हैं, इनके बारे में इनका व्यक्तिगत जो परिचय ये भी किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस पर भी बात करेंगे। जो कॉलेजियम जो प्रणाली होती है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में हम देखेंगे कि आखिर ये प्रणाली है क्या, इसके संदर्भ में क्या बातें कही गई हैं, और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किस प्रक्रिया किस प्रावधान के तहत होती है, इस पर भी बात करेंगे। और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति जो आयोग है उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण संक्षिप्त बातें हैं उन पर भी हम प्रकाश डालेंगे। न्यायालय की जो अवमानना है वो सबसे खास मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये मामला इसी से जुड़ता है जिसमें आर्टिकल 129, आर्टिकल 215 का उल्लेख यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत माना जा सकता है। तो सिविल जो अवमानना है, न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश या फिर रिट की अवहेलना का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, या आपराधिक अवमानना है, उस पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। और इन अवमानना के संदर्भ में क्या प्रावधान है सजा का, क्या सजा भी हो सकती है, तो उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो बड़ा ही अहम टॉपिक है, और इस समय देखें तो चर्चा में बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसके बारे में कि कई सारे न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल सर्कुलेट हो रहा है कल ही से, कि सीजेआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है उनके ऊपर इस तरह का जूता फेंकने का जो कोशिश किया गया, ये हम भारतीयों के लिए क्या है, एक बड़ा ही शर्मनाक जनक कह सकते हैं कि एक घटनाक्रम के तौर पे देखा जा सकता है। और इस पूरे घटना के संदर्भ में देखें तो भारतीय प्रधानमंत्री ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस अब तक हिंदी मीडियम में सारे जो कोर्स है वो संचालित करता था, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। अब एक नया जो इनिशिएटिव है वो देखा जा रहा है। इंग्लिश मीडियम में संस्कृति आईएएस के द्वारा जीएस जो फाउंडेशन बैच है, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे वो यूपीपीसीएस का है, ये दोनों संचालित किए जाएंगे सेपरेट तरीके से, और मोड होगा लाइव और ऑनलाइन मोड पर। ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस के जो बैच है वो अब संचालित किए जाएंगे। अगर कोर्स के महत्वपूर्ण जो की फीचर्स हैं उनकी बात करें तो सेपरेट बैच चलेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस के जीएस का बैच हो। एकेडमिक जो सेशन है वो बड़े ही अनुभवी जो फैकल्टीज है उनके द्वारा लिया जाएगा। 15 से 16 महीने का पूरा कोर्स होगा, जिसमें मैक्रो और माइक्रो जो टॉपिक्स हैं वो पूरा कवर किए जाएंगे, चाहे वो जीएस का पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ हो, या यूपीपीसीएस में 1 से लेकर
6th तक के जो पेपर हैं उन सभी पर। सबसे खास बात है कि इस पे स्लाइड जो सेशन है जीएस के पेपर 5th और 6th पर यूपी पीसीएस के लिए खास तौर पे लिए जाएंगे। इसके अलावा इंटरेक्टिव जो क्लासेस हैं वो भी डॉप्ड जो सेशन होता है उसके तहत लिए जाएंगे। रेगुलर जो नोट्स है, स्टडी मटेरियल है, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा और भी बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो इसमें आपको प्रदान किए जाएंगे। सबसे खास बात है कि इसका जो फी स्ट्रक्चर है कि प्रारंभ के 100 जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ी में डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो निर्धारित फ़ी है वो 1 लाख है, लेकिन डिस्काउंट के बाद केवल 25,000 में ये प्रारंभ के जो 100 स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार एडमिशन लेंगे उनको ये प्रदान किया जाएगा। बैच जो है वो सेपरेट तौर पे यूपीएससी और यूपी पीसीएस का 30 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट किया जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में देखिए तो सोमवार को यानी कि कल को एक वकील ने जो चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया BR गवई हैं उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। ये घटना उस समय हुई जब सीजीआई कि एक बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट रूम में देखें तो मौजूदा जो वकील हैं, वकीलों के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने ये बताया कि वकील ने सीजीआई के तरफ जूता फेंका। हालांकि जूता उनकी बेंच तक नहीं पहुंच सका और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया। बाहर जाते वक्त वकील ने नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरह की जो स्लोगन है उसने दिया। और घटना के बाद सीजीआई ने अदालत में मौजूद जो वकील हैं उन वकीलों से अपनी दलील जारी रखने को कहा कि कार्रवाई आगे बढ़ती रहे, इस घटना का प्रभाव न पड़े। उन्होंने कहा कि इस सबसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं परेशान नहीं हूं तो आप लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह का पूरा घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें देखें तो प्रधानमंत्री ने इसके संदर्भ में तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस पूरे हमले की निंदा की है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गवई पर हुए हमले की निंदा करते हुए उन्होंने इस पूरे घटना के संदर्भ में जो भारतीय हैं, भारतीयों को एक तरह से क्रोधित करने वाली घटना के तौर पे यहाँ पर चर्चा किया है। समाज में ऐसी जो भी हरकतें हैं उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये बात देश के प्रधानमंत्री ने कही है। एक वरिष्ठ वकील के द्वारा तो ऐसा कृत्य कभी भी नहीं किया जाना चाहिए, इस तरह की जो बात है वो कही गई है। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जो न्यायाधीश सीजीआई जो है गवई उनसे फोन पर बात की और सुप्रीम कोर्ट में हुए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ये जो घटना है हर भारतीय के लिए क्रोधित करने वाली जैसी है और समाज में ऐसी जो हरकतें हैं उनका जगह भारत में नहीं है। पीएम मोदी ने अपने एक्स जो ट्विटर हैंडल है उस पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में मुख्य न्यायाधीश पर हुआ जो हमला है वो हर भारतीय को आक्रोशित करने वाला है और ऐसे निंदनीय कार्यों के लिए हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। तो इस तरह की जो बात है वो यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ तक कि जो सोनिया गांधी है उनके द्वारा भी कहा गया कि संविधान और कानून के शासन पर इस तरह के जो कृत्य हैं ये आघात करने वाले हैं। बेंच पर मौजूद थे जो सीजीआई हैं BR गवई, और उनकी कोर्ट में जो पूरा एक कह सकते हैं कि कार्रवाई चल रही थी, उसी दौरान ये जो हंगामा है जूता फेंकने का ये देखने को मिला है। अब इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनकी अगर हम बात करें कि आखिर पूरा यहाँ पर क्या मामला देखने को मिला, तो जो आंखों देखी जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके मुताबिक अगर हम बात करें तो आरोपी वकील का नाम राकेश बताया जा रहा है। इस व्यक्ति का जो नाम है ये राकेश है, राकेश किशोर इनका नाम है। अगर आप जानना चाहें तो इनका जो नाम है वो राकेश किशोर बताया जा रहा है। दूसरी बात कि वो एक बेंच के पास आया व्यक्ति और जूता उतारा और जज की ओर क्या कर दिया, उस जूते को धीरे से फेंक दिया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत क्या किया कि अदालत से पकड़कर उसे बाहर ले गया और गवाहों ने यह बताया कि बाहर ले जाते समय वो सनातन का अपमान नहीं सहेंगे नारे लगा रहा था। फिलहाल पुलिस ने हिरासत में इसे ले लिया और इससे पूछताछ की जा रही है। अब ये पूरा जो घटनाक्रम है ये खास तौर पे चर्चा में था। तो 16 सितंबर को सीजीआई ने कहा था कि जाओ भगवान से खुद करने को कहे, इस तरह का एक घटनाक्रम आया था। तो इसमें सनातन का अपमान नहीं चलेगा जो व्यक्ति कह रहा है, उस पूरे घटनाक्रम की थोड़ी सी चर्चा करें तो माना जा रहा है कि वकील जो है वो सीजीआई गवई की एक मध्य प्रदेश के खजुराहो जो मंदिर है उससे जुड़ा हुआ भगवान विष्णु की जो 7 फुट ऊंची जो प्रतिमा है उस
ऊंची 7 फुट ऊंची जो सिर कटी जो मूर्ति है उसकी पुनर्स्थापना जो की गई थी, उसी के संदर्भ में क्या है कि सीजीआई ने टिप्पणी की थी और सीजीआई ने 16 सितंबर को खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका को क्या कर दिया था, खारिज करते हुए ये कहा था कि जाओ भगवान से खुद करने को कहो। तुम कहते हो कि भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ उनसे प्रार्थना करो कि वो अपने को खुद पुनर्स्थापित करे। यही बात यहाँ पर उस वकील को लग गई और उसी के संदर्भ में उसने इस तरह का जो कृत्य है वो किया। अगर भगवान विष्णु की बात करें तो मूर्ति से जुड़ा हुआ ये मामला है। इसके संदर्भ में उन्होंने जो बात कही थी कि जाओ और देवता से खुद कुछ करने के लिए कहो, तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ प्रार्थना करो। और ये पुरातात्विक जो स्थल है ये एसआई की अनुमति इसमें महत्वपूर्ण है, इस तरह की जो बात है वो कही गई थी। तो इसी घटना के संदर्भ में ये पूरा जो मामला है ये देखने को मिला है। अगर बात करें तो 16 सितंबर को मध्य प्रदेश के खजुराहो जो वहाँ पर वामन मंदिर है, वहाँ पर भगवान विष्णु है, 7 फुट की जो ऊंची खंडित मूर्ति है उसकी बहाली को मांग को लेकर ये व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी और इसकी जो याचिका है ये खारिज की गई थी। यहाँ पर याचिकाकर्ता ने इस फैसले पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने ये कहा था कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला ये फैसला है और कोर्ट ने कहा था कि प्रतिमा जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगी, भक्तों को पूजा करनी है तो वे दूसरे मंदिर में जा सकते हैं। दरअसल याचिकाकर्ता का ये दावा था कि इस मूर्ति की बात की जा रही थी जिसमें इस मूर्ति मुगलों के आक्रमण के दौरान क्या हो गया था, ये खंडित हो गया था, इसका जो सर है वो टूट गया था, अलग हो गया था। तो याचिकाकर्ता का ये दावा कि ये जो मूर्ति है ये मुगलों के आक्रमण के दौरान ही टूट गई थी, खंडित हो गई थी और तब से ये इसी हालत में है और इसीलिए श्रद्धालुओं के पास देखें तो पूजा करने का जो अधिकार है उसकी रक्षा करने और मंदिर की जो पवित्रता है उसे पुनर्जीवित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस मूर्ति के मामले में क्या करे, हस्तक्षेप करे। और इसी मामले में क्या है कि ये जो मसला देखने को मिला कि यहाँ पर जो गवाही है उन्होंने कमेंट किया था। यहाँ पर इससे पहले भी इन्होंने कुछ बातें कही थी जिसको लेकर विवाद देखने को मिला, क्योंकि भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो बदलने को लेकर जो टिप्पणी है उस पर चीफ जस्टिस BR गवई ने अपनी बात रखी थी, सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। बेंच में शामिल जो जस्टिस के विनोद चंद्रन है उन्होंने सोशल मीडिया में एंटी सोशल मीडिया भी कहा था। उन्होंने बताया था कि उन्हें भी ऑनलाइन गलत तरीके से दिखाया गया। वहीं याचिकाकर्ता के वकील संजय नूली ने कहा कि सीजीआई के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाए गए बयान झूठे हैं। तो इस तरह का पूरा जो मसला है वो देखने को मिला है। और ऐसे ही देखें सॉलिसिटर जो जनरल है उन्होंने भी इस पूरे मसले में खास बातें कही थी। वकील का लाइसेंस जो है वो तो अब पूरी तरह से रद्द किया जाएगा, क्योंकि इस तरह का असंयमित जो व्यवहार है ये पूरी तरह से अनुचित है और इसी के संदर्भ में इसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। अब यहाँ पर जो खजुराहो का वामन मंदिर है वो चर्चा में आ रहा है, जहाँ पर खंडित ये मूर्ति है। आप देख सकते हैं याचिकाकर्ता का यही दलील था कि इस मूर्ति के पुनर्स्थापना और इसके संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हस्तक्षेप करे, जिसके संदर्भ में जो सीजीआई है उनका कमेंट आया था। तो इस मंदिर के बारे में देखें तो जो वामन मंदिर है ये खजुराहो के पास जो मंदिर अवस्थित है उनमें से एक है और मंदिर का जो निर्माण है वो 1050 से लेकर 1075 ईस्वी में किया गया था। मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था और यहाँ भगवान विष्णु के सभी जो अवतार हैं उनका प्रदर्शन किया गया है। जो मूर्ति खंडित हो गई है, जो मूर्ति खंडित है तो उस मूर्ति खंडित होने की वजह से इसकी पूजा नहीं की जाती है, जो बाकी अवतार यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ये मंदिर अपनी अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है, यानी इसका जो कला है, जो कह सकते हैं कि आर्किटेक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मंदिर के गर्भगृह में देखने पर लगता है कि यहाँ पानी ही पानी भरा है। खजुराहो का पहला मंदिर जिसे साइड व्यू से पूरा देखा जा सकता है। तो ये इस मंदिर की जो विशेषता है उसको हमने दर्शाया। यहाँ पर अलग अलग जो मंदिर है, जो इसका पूरा संरचना है उसको हमने यहाँ पर दर्शाया है। खजुराहो के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे खजुराहो के जो मंदिर है इनका निर्माण 19वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में जो चंदेल वंश के राजा हैं उन्होंने कराया था। यहाँ कंडरिया महादेव मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ जावरी मंदिर प्रमुख मंदिरों में आता है। कंडरिया महादेव मंदिर को चंदेल राजा धंग ने बनवाया था और बाद में उन्होंने प्रयागराज के संगम में जल समाधि ले ली थी। अंग्रेज अधिकारी जो TS बट है इसने 19वीं शताब्दी में यहाँ पहुंचे और उन्होंने मंदिरों को खजुराहो के पेड़ों से ढका पाया।
तब से इस जगह को खजुराहो कहा जाने लगा। मंदिर की जो दीवारें हैं यहाँ पर जीवन, संस्कृति और काम कला के जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर उकेरी गई हैं। 1986 में यूनेस्को ने खजुराहो के मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया। तो ये इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है उस पर हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण एक विषय आपके पॉलिटी से हो जाता है कि कैसे होती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये सबसे अहम हो जाता है। तो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है कि केंद्रीय कानून जो मौजूदा सीजीआई से रिटायरमेंट के 1 महीना पहले अगले सीजीआई की नियुक्ति की सिफारिश मांगते हैं। सीजीआई जैसे चंद्रचूड़ ने 17 अक्टूबर को जस्टिस खन्ना की सिफारिश वाला लेटर मंत्रालय भेजा था। उसके बाद कानून मंत्री इस सिफारिश को आगे प्रधानमंत्री के पास क्या करते हैं, भेजते हैं और प्रधानमंत्री फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए सिफारिश को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। और नियमतः देखें तो जो सीजीआई है, सीजीआई की जो नियुक्ति है उसका जो अधिकार है केंद्र सरकार को है, लेकिन परंपरा के अनुसार केंद्र उसी जज को सीजीआई नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश सीजीआई के अपने उत्तराधिकारियों के तौर पर करते हैं। तो ये बात पूरा यहाँ पर दी गई है। कार्यकाल के बारे में भी यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। यहाँ पर अगर जस्टिस BR गवई की बात करें तो 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में इनका जन्म हुआ। 1985 में कानूनी जो करियर है वो शुरू किया। 87 में बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र ये प्रैक्टिस करना शुरू किए। 90 तक बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील रहे। अगस्त 92 से लेकर 93 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील रहे। फिर 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट एडिशनल जज के रूप में ये प्रमोट हो गए। बाद में 2005 में बॉम्बे हाई कोर्ट में परमानेंट जज बने और 2019 में इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में क्या कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे देखें तो जस्टिस गवई एक ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे। इन्होंने केंद्र के 2016 के नोटबंदी के फैसले को बरकरार रखने वाला जो फैसला है वो भी दिया। चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित करने वाले शीर्ष अदालत का जो फैसला है वो भी इनसे जुड़ा हुआ है। तो ये इनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने चर्चा की। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो कॉलेजियम प्रणाली है ये उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर से जुड़े हुए एक संस्था के तौर पे जाना जाता है। ये न तो कोई संवैधानिक संस्था है न ही कोई वैधानिक है। इसे उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय होते हैं, जो डिसीजन है, उनके माध्यम से क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। और इसके संदर्भ में कई बार कुछ घटनाक्रम है। जैसे प्रथम जो न्यायाधीश मामला आया वो 81 में आया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जजों की जो नियुक्ति है इसके लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की गई जो अनुशंसा है उसको राष्ट्रपति ठोस कारणों के आधार पर क्या कर सकता है कि अस्वीकार कर सकता है। दूसरा जो न्यायाधीश मामला है वो 93 में आया, जिसमें इस मामले में ये कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जजों की जो नियुक्ति है उसके लिए अनुशंसा मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय से नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय ने 2 अन्य वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों से परामर्श लेने के बाद इसे भेजी जाएगी और इस अनुशंसा पर कार्यपालिका अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती है। मुख्य न्यायाधीश या कार्यपालिका की जो आपत्ति है उसको स्वीकार करे या अस्वीकार, दोनों ही स्थितियों में उनका निर्णय कार्यपालिका पर बाध्यकारी होगा। और इसी के संदर्भ में तीसरा मामला आया, न्यायाधीश मामला 1998 में, जिसमें यह कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जजों की जो नियुक्ति है, जो स्थानांतरण है, उसके मामले में अनुशंसा करने से पहले जो उच्चतम न्यायालय है उसके 4 अन्य जो वरिष्ठ जज हैं उनसे क्या करना होगा, परामर्श करना होगा। तो ये पूरा प्रक्रिया है और अलग अलग जो मामले हैं उन पर हमने बात कर ली। उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनकी जो नियुक्ति होती है उस पर अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय के जो भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा अन्य जो कह सकते हैं सपोर्टिंग जो जज होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, उन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है उससे संबंधित कई सारे जो विवाद हैं वो देखने को मिले हैं। अब मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो किस आधार पर होती है, तो वो वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। उच्चतम न्यायालय में अन्य जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भी जो कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य जो वरिष्ठ जज होते हैं उनसे परामर्श करने के बाद वो लिस्ट जो है वो राष्ट्रपति के पास सिफारिश के लिए भेजी जाती है। यदि 5 में से 2 न्यायाधीश किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध करें तो उस नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं भेजी जाती है और सभी न्यायाधीशों की सलाह लिखित रूप से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में कह के आप पलट जाए, तो मौखिक नहीं बल्कि रिटेन सब कुछ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय न्यायिक जो नियुक्ति आयोग है, नेशनल जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट जो कमीशन है, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय न्यायिक जो नियुक्ति आयोग है एक संवैधानिक निकाय माना जाता है। इसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो वर्तमान कोलेजियम जो प्रणाली है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए
जो 99वां संवैधानिक जो संशोधन है उस अधिनियम के माध्यम से इसे प्रस्तावित किया गया, जिसमें अब कितने सदस्य हैं तो 6 सदस्य हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री, 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इनमें से एक सदस्य कोई महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या ओबीसी या अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य हो सकता है। और इन 2 प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हैं इनकी नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जाती है। समिति के जो सदस्य हैं उसमें शामिल जो है उनके बारे में दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं वो हो सकते हैं, या लोकसभा में जो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता है वो इसमें शामिल हो सकता है। जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनकी जो नियुक्ति है वो 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है तथा वे फिर से नामांकन के लिए क्या है, पात्र नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के जो भी बुनियादी जो संरचना सिद्धांत है, जो न्यायपालिका के स्वतंत्रता की जो खंडन का तर्क है, वो देते हुए जो एनजीएसी है उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये बेसिक तौर पे अभी तक जो बातें हैं वो अपने देश में देखने को मिली है। अगर न्यायालय की अवमानना की बात करें तो हमारे संविधान में 2 आर्टिकल इसका उल्लेख करते हैं। एक तो आर्टिकल 129 है, जो क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे एक अभिलेख न्यायालय या अपनी जो अपमानना है उसके लिए दंड देने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 129 में उसका उल्लेख मिलता है। जबकि आर्टिकल जो 215 है, ये उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड देने की जो शक्ति है वो इसे प्रदान की गई है। अगर एक चीज और देखें, जैसे न्यायालय जो अवमानना अधिनियम 1971 है, कोर्ट ऑफ जो कंटेम्प्ट कहा जाता है, इसकी अगर बात करें तो इसमें खास तौर पे देखें तो सिविल जो अवमानना है वो देखने को मिलता है कि न्यायालय ने किसी निर्णय या डिक्री, निर्देश या आदेश, रिट आदि का जो अवहेलना है वो इससे जुड़ा हुआ है। और आपराधिक जो अवमानना है, जिसमें किसी भी ऐसी सामग्री का जो प्रकाशन है या कोई ऐसा कृत्य किया गया है जिसमें न्यायालय की स्थिति को कम करने या आंकने या बदनाम करने की कोशिश की गई है, या न्यायिक जो प्रक्रिया है उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई है, किसी अन्य तरीके से जो न्याय प्रशासन है उसमें एक तरह से अवरोध उत्पन्न करने की बात की गई है, या न्यायिक जो कार्रवाई है उसकी निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग या निष्पक्ष जो आलोचना है न्यायालय की अवमानना नहीं है। तो इस तरह की जो बातें वो इसमें शामिल की गई है। उनके संदर्भ में देखें तो सजा है उसका प्रावधान किया गया है कि 6 महीने तक का साधारण कारावास हो सकता है अगर अपराधी या इस तरह का किसी भी अवहेलना का दोषी पाया गया, या फिर 2000 रुपये तक का जो जुर्माना है वो हो सकता है, या फिर दोनों आपके ऊपर लागू हो सकते हैं। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। तो ये पूरा आज का जो मुद्दा था, जो घटनाक्रम था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके ऊपर जो जूता फेंकने का कोशिश किया गया, और इसके संदर्भ में घटना से जुड़े हुए और सीजीआई से जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हो सकते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर हमने प्रकाश डाला। आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है इसके कुल कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य, 5 सदस्य, 6 सदस्य या फिर 9 सदस्य? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।